प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमने कल ही जिक्र किया था कि आने वाले समय में कई बार हमारे विषय के केंद्र में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के संदर्भ में हो रहा चुनाव होगा। आज हम उसी पर बात करेंगे और उस पर बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आज प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर तस्वीर साफ हो गई है। 22 तारीख को इस चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई थी कांग्रेस मुख्यालय से और 24 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक जो भी व्यक्ति इच्छुक हो, जो कांग्रेस का सदस्य हो, जिसके पास निर्धारित प्रस्तावक हो, वो चुनाव लड़ सकता था। 9000 के करीब प्रस्तावक उपलब्ध थे मतदाता सूची के अनुसार। पर 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक केवल नामांकन पत्र खरीदे गए, किसी ने भी नामांकन पत्र भरकर जमा कराने की जहमत नहीं उठाई। पर आज नामांकन पत्र भरे गए और एक के द्वारा नहीं बल्कि 3-3 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। प्रक्रिया यह है कि आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन था, कल इसकी स्क्रूटनी होगी और 9 तारीख तक नामांकन पत्र के वापसी के संदर्भ में भी उम्मीदवारों के पास में विकल्प उपलब्ध रहेगा। ताजा तरीन स्थिति यह है कि 3 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र भरे गए। इनमें पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी है। पिछली बार वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई देते थे। दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं, दलित नेता हैं, गांधी परिवार का वरद हस्त उनके ऊपर है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। दूसरा नाम शशि थरूर का है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, अपनी अलग सोच, अपनी अलग दृष्टि के लिए राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखते हैं। वो शशि थरूर ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। और इसके अलावा एक नाम के एन त्रिपाठी के रूप में भी सामने आया कि एन त्रिपाठी कोई बड़ी पहचान नहीं रखते हैं, झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, कभी विधायक रहे, कभी झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने केवल ये संदेश देने की कोशिश की कि देखो कांग्रेस पार्टी में ही ये कमाल संभव है कि एक मामूली किसान का बेटा भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव है? साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हाईकमान के मंशा को देखूंगा और उसके आधार पर चुनाव में बने रहने के संदर्भ में फैसला करूंगा। अगर मौजूदा स्थिति पर दृष्टि डालें तो सीधे तौर पर यह मामला खड़गे बनाम थरूर का है। थरूर इसके संदर्भ में स्पष्ट कर रहे हैं कि यह मुकाबला नई सोच बनाम यथास्थिति का होने जा रहा है। नई सोच के संदर्भ में वह खुद को पैरोकार बता रहे हैं और खड़गे को यथास्थिति के संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। यथास्थिति के संदर्भ में उनका सीधा तौर पर आशय है कि गांधी परिवार जिस सोच के साथ में कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, अगर आप वही बनाए रखने के पक्षधर हैं तो खड़गे जी को वोट दे लीजिए। और अगर आप कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं, नई दृष्टि चाहते हैं, नई ऊर्जा चाहते हैं तो इसके संदर्भ में मेरे नाम पर विचार कीजिए। तो आज हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में वाकई चुनाव होने जा रहे हैं और अगर चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस में या बदलाव के संदर्भ में कोई बड़ा करिश्मा कर दिखाएंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी कैसे हो गए। जिस प्रकार की भीड़ उनके साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दिखी, उसके बाद वाकई ये चुनाव को क्या गंभीरता से लेने की जरूरत है या एक औपचारिकता पूरी होने जा रही है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि कल तक दिग्विजय सिंह इस रेस में सबसे आगे थे, जो स्वयं प्रत्याशी होने जा रहे थे, वो प्रस्तावक की भूमिका में ही संतुष्ट क्यों हो गए। ये भी एक रहस्यपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस चर्चा में करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति का दिलचस्प विषय है, कुछ दिलचस्प तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ मंजे हुए लोग जो हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय भी कराते हैं, लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि धूमायन्ते वे तानी ज्वलंती सैतानी चा धृतराष्ट्र लोक आनी व ज्ञातयो भारत श्रव। अर्थात हे दृष्टा, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी आपस में फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। वेदव्यास व्यास जी के द्वारा जो ये बात कही गई थी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन पत्र दाखिल करते समय उस दृश्य की कल्पना की जा सकती है। उनके प्रस्तावकों में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, वेणुगोपाल भी थे, अशोक गहलोत भी थे, प्रमोद तिवारी भी थे, अंबिका सोनी भी थी, अर्थात हर किस्म का नेता वहां पर मौजूद था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, अर्थात G23 के तमाम सदस्य भी मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी के साथ खड़े हुए थे। इसको ध्यान में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रघुनंदन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता है, वह हमारे साथ है। हमारे साथ TS सिंहदेव साहब भी जुड़ चुके हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रखर नेता है, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, वह हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही राकेश अचल, दो विपरीत सोच के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। दोनों का अपना अपना अलग नजरिया रहता है, तो हमने कोशिश की कि हर नजरिए को आज दर्शकों के सम्मुख लेके आए। पर चर्चा की शुरुआत टीएस सिंहदेव साहब से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीदवारों की स्थिति साफ हुई है। आपके बेहद आत्मीय, बेहद सम्माननीय टीएस सिंहदेव के संदर्भ में बड़ी उम्मीदें हम कल से लगा रहे थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, पर प्रत्याशी की जगह प्रस्तावक ही दिखे। तो कुल मिलाकर वर्तमान दृश्य को लेकर सिंहदेव साहब, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, इससे जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप कांग्रेस के प्रामाणिक कार्यकर्ता है, नेता के तौर पर बात नहीं कर रहा, एक आम कांग्रेसी होने के नाते इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देख रहे हैं सिंहदेव साहब? इसमें सोनिया जी और राहुल जी के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद, निर्णय के बाद कि नेहरू गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं होंगे, तो फील्ड एकदम खुल सा गया था जी। और कोई भी उम्मीदवार हो सकते थे। स्वाभाविक है कि सीनियर्स में से किसी का नाम आएगा, इसका इंतजार था। कौन कौन इच्छुक हैं, किन किन की कहां कहां पहुंच होगी, कहां कहां तक वो अपने आप को जीतने की स्थिति में महसूस करेंगे। और अंततः ये नाम अभी हमारे सामने शायद 3 नाम अभी हैं, विड्रॉल अभी बाकी है, तो 4 तारीख तक इंतजार करना चाहिए और कि चुनाव किन के बीच में होगा। अभी 3 प्रत्याशियों के नाम हैं। आप तो बड़ा संयमित तरीके से और संकोच के साथ में अभिव्यक्ति कर रहे हैं। थोड़ा खड़गे जी के आने के संदर्भ में, दिग्विजय सिंह जी के बैठे रहने के संदर्भ में, गहलोत जी के जयपुर लौट जाने के संदर्भ में, इस पर भी तो कोई दृष्टि दीजिए ना। पूरा देश आपको सुनने के लिए बेकरार है सिंहदेव साहब। हिमांशु जी, अंदर की बातें और खास करके ऊपर की हम लोगों को मालूम नहीं रहती जी। उसका उतना अंदाजा नहीं रहता, और कोई चीज हम लोग बोले जिसकी पुख्ता जानकारी ना हो तो गैर जिम्मेदाराना हो जाता है जी। हम लोग भी देख रहे थे, दूर से देख रहे थे पटकथा कैसे लिखी जाएगी, क्या होगा, कौन कौन उम्मीदवारी के रूप में आएंगे। शशि थरूर जी ने सबसे पहले अपनी मंशा स्पष्ट की थी। एक वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार से सांसद हैं, जैसा आपने बोला, न केवल स्थानीय, राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी ख्याति है। इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, बात अपने बड़ी गंभीरता से और गहराई की बातों को लोगों के सामने रखते हैं। तो एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में उनका भी नाम आया था। उसके आगे नाम नहीं आ रहे थे जी। तो वो एक कौतूहल भी बना था, अनिश्चितता भी बनी थी कि क्या तय हो रहा है, किनके नाम आ सकते हैं। फिर दिग्विजय सिंह जी ने फॉर्म भरा, तो उस परिस्थिति में कोई दूसरे नामांकन किसी ने नहीं भरा था जब दिग्विजय सिंह जी ने नाम अपना आगे किया। और आज उनने बयान भी दिया कि सबसे उन्हें चर्चा पहले की थी कि किसी के फॉर्म भरने की मंशा है कि नहीं है। तो एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि और कोई इच्छुक नहीं थे उस परिस्थिति में, तो सिंगल भी नामांकन स्वाभाविक है कि नहीं हो सकता था। उनने भरा, बाद में परिस्थिति बदली। उनसे भी सीनियर खड़गे जी ने नामांकन जब भरा तो स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह जी ने अपना नामांकन फिर नहीं भरने का निर्णय लिया होगा और प्रस्तावक के रूप में। मैं थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगा। कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस की हालत को लेकर सभी दुखी रहते हैं। कांग्रेस जन ही दुखी नहीं रहते हैं जो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं। यहां तक कि भाजपा भी कांग्रेस की हालत को लेकर समय समय पर दुख व्यक्त करती रहती है। क्या यह चुनाव वाकई हो रहा है, पहला सवाल। और क्या यह चुनाव कांग्रेस का कायाकल्प कर देगा, यह दूसरा सवाल। या कांग्रेस जो बिखरी हुई महसूस होती है और रेशा रेशा हो जाएगी और चूर चूर हो जाएगी और बिखर जाएगी, ऐसा कोई डर तो पैदा नहीं होता? जहां तक मेरी बात है, मेरी सोच है, मेरी समझ है जी, और जो महसूस मैं करता हूं, कांग्रेस के चेहरे के रूप में स्पष्ट रूप से आज के दिन एक नाम है, वो है राहुल गांधी जी का जी। और वो एक बड़ी पदयात्रा में एक बड़े संकल्प को लेकर निकले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा, लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, उनकी बातों को देखना, समझना और
स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के प्रमुखतम चेहरे के रूप में हम उनको देख रहे हैं, उनकी स्वीकारोक्ति को देख रहे हैं। कांग्रेस की भविष्य के लिए आपने पूछा, कांग्रेस की स्थिति आज हमको लोकसभा में कम दिखती है, राज्यों में कम दिखती है। इसमें सुधार कैसे हो सकता है? सुधार एक्सेप्टेबिलिटी से ही हो सकता है और स्वीकारोक्ति लोगों के बीच में जब हमारी बढ़ेगी तो परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। राहुल जी ने यह निर्णय लिया है कि दो भाग अगर हम माने, एक जनप्रतिनिधि का और एक संगठन का, उन्होंने जनप्रतिनिधित्व का राह अभी अपना के रखा है। और आप खुद ही सोचें कि अगर 5 महीने की पदयात्रा में भाग लेने का उन्होंने निर्णय लिया है, उसको लीड करने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो रोज दिन के जो ऑर्गेनाइजेशन के काम है, संगठन के काम है, एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो ये क्लियर एक डिसीजन दिख रहा है कि आज कांग्रेस का सबसे स्वीकार्य चेहरा, मान्य चेहरा कांग्रेस पार्टी में भी, और जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा है देश में भी, राहुल जी हैं। और उन्होंने लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस के लिए लोगों की सहमति, लोगों का विश्वास, लोगों का रुझान जुटाने का फैसला किया हुआ है। और संगठन का काम दूसरे वरिष्ठ किसी साथी को, किसी नेता को लेने के लिए फील्ड ओपन है। मैं रघुनंदन शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और करना चाहता हूं। सीधे शब्दों में बताइए सिंधिया साहब, कांग्रेस का नेतृत्व करेगा कौन? इस चुनाव में जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो नेतृत्व करेगा, या कुल मिलाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर रहेगा और नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे या गांधी परिवार ही करेगा? ये सवाल जहन में आता है। जिस तरीके से सब राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते हैं, तो उसके बाद अध्यक्ष के कोई मायने रह जाते हैं? आजादी के पहले गांधी जी थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी एक बार बने होंगे, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने किसी पद को नहीं लिया। उसके बाद ना तो संगठन में रहे, ना वो राष्ट्रपति बने, ना वो प्रधानमंत्री बने। वो बातें अलग रहती हैं कि शक्तियां पीछे से भी काम करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, एक तरह से अगुवाई भी करती हैं, लीडरशिप भी करती हैं, और कोई पोस्ट लें वो जरूरी नहीं होता। आज राहुल जी की स्थिति वैसी नहीं है। वो सीधे तौर पे लोगों के बीच में अगर जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो वो कांग्रेस का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नहीं रहेंगे, स्पष्ट तौर पे वही रहेंगे। आगे कौन रहेगा ये प्रोटोकॉल का मामला है। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था, पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश भाई थे, तो हमने नंबर 1 किसको बोला? पहले संगठन, फिर जनप्रतिनिधि। तो ये अगर प्रोटोकॉल है तो जो हमारे संगठन के अध्यक्ष होंगे, हमारे संगठन के दायरे में पार्टी के दायरे में नंबर 1 वो, नंबर 2 जो हमारे पार्लियामेंट को लीड करेंगे, जो हमारे पार्टी को प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे पार्टी के लीडर रहेंगे पार्लियामेंट में, वो उसके बाद आते हैं। तो अभी तक जो मैं अपने से प्रोटोकॉल समझ सका हूं, प्रोटोकॉल ये है। और चुनाव जिताने का चेहरा हमारा कौन है, आज मैं राहुल जी को देखता हूं। तो सिंधिया साहब स्पष्ट है, प्रोटोकॉल की बात है तो अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ी होगी, इस नजरिए के साथ सिंधिया साहब है। लेकिन मैं रघुनंदन शर्मा जी के पास में थोड़े दूसरे नजरिए पर बात करना चाहता हूं। रघुनंदन जी, कितने उत्साहित हैं आप देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल में लोकतंत्र के संदर्भ में चल रहे इस कार्यक्रम को लेकर? इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को वाकई आप एक गंभीर प्रयास के तौर पर देख रहे हैं या खारिज कर देना चाहते हैं? क्योंकि साथ में सवाल आपकी पार्टी के संदर्भ में उठता है कि आप तो ऐसा चुनाव करा नहीं सके कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर में, पर कांग्रेस करा रही है। गांधी परिवार की बपौती बताई जाती है, गांधी परिवार इस पूरी प्रक्रिया से दूर है। वाकई आप मान रहे हैं कि दूर है, या आपका मानना है सब कुछ गांधी परिवार की उंगलियों के इशारे पर, कठपुतलियों के द्वारा किया जा रहा है? किस नजरिए के साथ है रघुनंदन जी आप? हिमांशु जी, कुछ मामले में आपका अध्ययन और आपकी समीक्षा बिल्कुल सटीक है जी। आम जनता देश की इसी रूप में राजनीतिक दल से लेकर के जन नेता और राजनीतिक दलों के नेता इसी विचार से सहमत हैं कि यह केवल दिखाऊ मामला है। वास्तव में जो इतना लंबे समय तक विरोध हुआ जी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे तक हमने परिवारवाद से दूर रहने का जो संकल्प किया और उसको आचरण में लाए, और उसके कारण कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई जी कि वहां परिवार के अलावा कोई है ही नहीं।
जैसे व्यक्तिगत जागीर हो इस परिवार की, उसी प्रकार से कांग्रेस चल रही है। वो गया जमाना जब कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करती थी और सारी देश की जनता उसके पीछे खड़ी होती, तो जो जननेता होता था, जननायक होता था, वही कांग्रेस में प्रमुख होता था। जी। महात्मा गांधी की बात अभी उन्होंने की है कि वो किसी पद पर नहीं रहे, इस पे नहीं रहे, लेकिन महात्मा गांधी जननेता थे, जननायक थे देश के, और जननायक और जननेता बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोई पद प्राप्त नहीं करूंगा। तो जननेता बनना, जननायक कहलाना, जनता के द्वारा स्वीकार करना और जनमत जिसके साथ खड़ा हो, वो व्यक्ति फिर त्याग की बात करे तो शोभा देता है। जी। ये तो महाशय उत्तर प्रदेश के चुनाव से भाग करके दक्षिण में चले गए, सेफ सीट ढूंढी कि सबसे सुरक्षित सीट कहां मिल सकती है। जिसको कांग्रेस अपना नेता मान रही है, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है, जिससे संचालित होना चाहती है, पर्दे के पीछे बैठ करके जो कांग्रेस को चलाएगा, उस व्यक्ति की स्थिति तो यह है कि उत्तर भारत में उसको कई सुरक्षित सीट नहीं मिली, दक्षिण भारत में जाकर के चुनाव लड़े, और आज भी यही स्थिति है। हास्य और विनोद के रूप में उस व्यक्ति का नाम जनता में प्रचलित है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो अभी 2-4 दिन से नाटक चला, जी, पहले गहलोत जी ने को सामने लाने की बात आई, जब गहलोत जी वाला मुद्दा अनुशासन के मामले में पिट गया और उनको ऐसा लगने लगा उस परिवार को कि पता नहीं अभी से यदि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, विद्रोह करेंगे और हमारे इशारे और संकेत को नहीं समझेंगे तो आगे जाकर क्या करेंगे, तो उनको साइड कर दिया। फिर कोई दरबारी होना चाहिए जी। तो फिर दरबारी के रूप में दिग्विजय सिंह से श्रेष्ठ दरबारी कौन हो सकता है जी। लेकिन उनको लगा कि नहीं, कोई और बड़ा नाम चाहिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसा रबर स्टैंप अध्यक्ष हो सकता है जिसको आसानी से अपने अनुसार चलाया जा सकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूरी तरह से गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, पार्टी के प्रति या विचारधारा के प्रति केवल गांधी परिवार के कारण साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये सोचता हूं कि जो जनता में से निखर करके आए जी। और जनमत स्वीकार करे, जी। अब वहां तो केवल दरबारी ही चाहिए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने की कहीं आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। हिमांशु जी, आपने कैसे कह दिया, हमारे यहाँ तो नीचे वार्ड से लेकर के ब्लॉक में, मंडल में, जिले में, प्रदेश में और केंद्र में निर्वाचन होता है। ये बात अलग है कि हमेशा कोई न कोई पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता, वरिष्ठतम कार्यकर्ता, उसके प्रति आदर और श्रद्धा के कारण वोटिंग की नौबत नहीं आती, मतदान की नौबत नहीं आती। लेकिन मतदान की प्रक्रिया तो जैसी भारतीय जनता पार्टी में किसी राजनीतिक दल में नहीं है। हमारे यहाँ वंशवाद नहीं है, कोई कह नहीं सकता। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी, बंगारू लक्ष्मण उसके पहले थे, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके बाप दादाओं में से कोई नेता नहीं था, उस परिवार का व्यक्ति नहीं है। और आज भी गडकरी जी के बाद राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह जी के बाद में अमित शाह आए, और अमित शाह के बाद में हमारे नड्डा जी है। तो ये सब जनता में से, कार्यकर्ताओं में से निकल करके आए हुए नेता है। यही तो वास्तविक लोकतंत्र है, यथार्थ लोकतंत्र है। बिल्कुल कमाल की बात है रघुनंदन जी, आपने इतनी दलील दी। मैं जानना चाहता हूं, ये खड़गे जी के संदर्भ में आप उन्हें सिरे से खारिज कर दिए। एक नेता जो दलित पृष्ठभूमि से है, एक नेता जो 8-8 बार जनता के मतों के माध्यम से विधायक चुना गया, एक ऐसा नेता जो 2-2 बार संसद में चुना गया, एक ऐसा नेता जिसने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, एक ऐसा नेता जो केंद्र में मंत्री रहा, एक ऐसा नेता जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। आज उस व्यक्ति की उपलब्धियों को आपने एक सिरे से खारिज कर दिया। जेपी नड्डा आपको उपलब्धियों के संदर्भ में दिख रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण आपको उपलब्धियों के तौर पर दिख रहे हैं, पर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सिरे से खारिज कर दिए। 8 बार का विधायक, 2 बार का निर्वाचित सांसद, कोई योग्यता नहीं। दूसरा आपकी दलील रही, उत्तर भारत में एक सुरक्षित सीट नहीं मिली तो दक्षिण भारत चले गए। भारत में गए ना,
या अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहां से सांसद के तौर पर निर्वाचित हो गए। क्या रघुनंदन शर्मा जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ इस बात को लेकर व्यथित हो गया कि उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत से राहुल गांधी प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं? या अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से हारने के बाद लखनऊ के लिए निकल गए थे, उसके संदर्भ में भी आप इतने ही नाराज हैं, इतने ही क्षुब्ध हैं, इतने ही आक्रोशित है रघुनंदन जी? ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में बनारस पहुंच गए, उसको लेकर भी आपकी इतनी क्षुब्धता, इतनी ही नाराजगी, इतनी ही तलखी है? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है, अन्यथा नहीं लेंगे तो उत्तर की अपेक्षा करूंगा रघुनंदन जी से। नहीं, हिमांशु जी, मेरा आशय ये था कि जहां उनका जनाधार था वो जनाधार खिसक गया इसलिए भागे हैं जी। मेरा कहने का आशय ये है कि जनाधार हाथ से निकल गया और इसलिए वो दक्षिण में गए हैं। कहीं से भी जाएं, असम चले जाएं, गुजरात चले जाएं, जम्मू चले जाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, भारत के ही किसी क्षेत्र से। लेकिन जिसे वो अपनी सीट मानते थे, जहां उन्होंने काम किया है, वहां भी लोग उनको स्वीकार्यता उनकी नहीं थी, इसलिए वो गए हैं। मेरा कहने का आशय यही है। मैं बिल्कुल सम्मान के साथ आपके इस तर्क को स्वीकार करता हूं, पर इतनी नाराजगी आपकी अटल जी को लेकर भी है ना? जिस ग्वालियर में अटल जी पैदा हुए, जिस ग्वालियर में अटल जी पढ़े, जिस ग्वालियर से अटल जी सांसद रहे, उस ग्वालियर की जनता ने नकार दिया तो लखनऊ को अपना संसदीय क्षेत्र बना लिया। उतने ही नाराज है ना आप अटल जी से भी जितना आप आज राहुल जी से हैं? सवाल का उत्तर देना चाहता हूं जी। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करे ना। संगठन में तो कोई संगठन का काम करने वाला, संगठन में जिसका व्यापक अनुभव हो, उसको लाना चाहिए। लेकिन उन 23 नेता जो थे जिन्होंने सबसे पहले परिवारवाद से मुक्त, कांग्रेस को मुक्त करने की बात कही, उन सबको साइड कर दिया गया। उनमें से किसी को नहीं पूछा, ढूंढने की कोशिश की कि कोई दरबारी मिल जाए, तो वरिष्ठतम व्यक्ति यदि दरबारी के रूप में उनको उपलब्ध हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए। मैं सोचता हूं कि मेरी बात आपको अब तो रघुनंदन जी की दलील है, उनका कहना है कि अगर मल्लिकार्जुन के प्रति इतना ही सम्मान, इतना ही प्रेम, इतना ही आदर और इतनी ही संभावना कांग्रेस को दिखाई देती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी बना, या अध्यक्ष के संदर्भ में क्यों चुना है, अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित क्यों किया है? मुझे जाना है रमेश शर्मा जी के पास में। लेकिन सिंहदेव साहब अगर इस पर कोई हस्तक्षेप करना चाहे तो मुझे लगता है कि इस समय बड़ा मुफीद रहेगा, उन्हें कुछ तो कहना चाहिए। रघुनंदन जी ने एक मुद्दा उठाया है, वो सिंहदेव जी खामोश रह जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि आपकी सहमति है। जी सिंहदेव साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सिंहदेव साहब। ऐसा माहौल बन गया कि स्वयं राहुल जी ने कहा कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मैं उस निर्णय से व्यक्तिगत तौर पे सहमत भी नहीं हूँ। हमारे सीनियर मोस्ट, टॉप मोस्ट लीडर, सबसे स्वीकार लीडर अगर आज के दिन राहुल जी हैं, वो किसी भी परिवार से हो तो क्या हुआ, भाजपा की सीनियर है, प्रधानमंत्री रहे, अन्य पदों में रहे, अगर उनके पूर्वजों को अवसर ही नहीं मिला या उनकी रुचि नहीं थी राजनीति में आने की, तो ये सिलसिला कहां से चलेगा। और आज आपने गिना दिया कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब के लड़के क्या हैं, राजमाता सिंधिया जी के बिटिया और उनके बेटे और आज उनके नाती, उन लोग कहां पर हैं। प्रश्न परिवारवाद का नहीं होता है, प्रश्न स्वीकारोक्ति का होता है। और जनतंत्र में भी, लोकतंत्र में भी, आप किसी भी परिवार के हो, आपकी कोई भी पृष्ठभूमि हो, आपको अगर मतदाता स्वीकार कर रहा है तो दूसरा उसको काटे इस नाते कि वो किसी का बेटा है या बेटी है, वो कोई अधिकार नहीं रहता। तो सिंहदेव साहब का कहना है कि ये परिवारवाद की बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगर जनता की स्वीकृति किसी व्यक्ति के संदर्भ में मिल रही है तो उस पर सवाल किस बात का। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक लंबी फेहरिस्त है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम नहीं है तो भाजपा का इतना लंबा इतिहास भी नहीं है। 137 साल के मुकाबले में 40-42 साल को लेकर खड़े हों तो सवाल जायज नहीं माना जाता। लेकिन बहरहाल हम अभी इसी विषय पर केंद्रित रहते हैं। मेरे साथ में रमेश शर्मा जी है। रमेश शर्मा जी इस पूरे घटनाक्रम को बतौर पत्रकार की दृष्टि से देख रहे हैं, जानने में दिलचस्पी है। क्या आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा के आरोपों का जवाब दे पाने में सफल हो रही है अपनी इस निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से?
चुनाव हो रहा है, विधिवत चुनाव हो रहा है। शशि थरूर ने तो कहा है यथास्थिति बनाम नई सोच का चुनाव होने जा रहा है। तो रमेश जी बताओ। देखिए, मोटे तौर पर ये जो कांग्रेस की अभी चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस से भाजपा के किसी उत्तर देने के लिए उन्होंने खड़गे जी को आगे किया। ये उनकी अपनी रणनीति है। अगर आप ये देखें तो ये ठीक है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस का नेतृत्व का सारे निर्णय सोनिया जी, राहुल जी और अब बीच में प्रियंका जी सहयोग करने लगी हैं। निर्णय तो उसी केंद्र से हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पद पर वो खुद भी आए। आप अगर देखेंगे कि 2008 के चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में वो अगर चाहते तो सोनिया जी बन सकती थी प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने फिर से मनमोहन जी को 4 में भी और 9 में भी मनमोहन जी को ही आगे किया। तो मोटे तौर पर हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, वो उसी रणनीति के तहत काम करती है। तो ये जो खड़गे जी का भी नाम लेकर आए हैं, ये स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है। उसका एक कारण है कि आप अगर कांग्रेस का इतिहास देख लें तो कांग्रेस इतिहास में जब भी कहीं ना कहीं नुकसान में आई है तो उसको जो लाभ मिला है वो दक्षिण भारत से लाभ मिला है। आप 77 की स्थिति की देख लें, या जिन दिनों नैनी कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में जो विवाद हुआ था, दोनों के बीच में चुनाव हुआ था। ये ठीक है कि सुभाष बाबू ठीक से काम नहीं कर पाए थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस को शक्ति मिली थी तो वो दक्षिण भारत से शक्ति मिली थी। इंदिरा जी के समय भी अगर आप देख लें, इंदिरा जी के समय कांग्रेस के 2 बंटवारे हुए, तो पहले बंटवारे में भी अगर आप देखें तो वहीं से उनको ताकत मिली। या नेहरू जी ने जब इंदिरा जी को स्टेब्लिश करने के लिए कामराज योजना लागू की तो स्वाभाविक रूप से उस समय भी उनको दक्षिण भारत से ही शक्ति मिली। तो मैं समझता हूं इस समय कांग्रेस को जो शक्ति की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं सीट की दृष्टि से भी और वोट की दृष्टि से भी कांग्रेस थोड़ी नीचे जा रही है, तो उनको शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए शक्ति के लिए राहुल गांधी दक्षिण भारत गए और उन्होंने वो वायनाड सीट चुनी। तो मोटे तौर पर मुझे लग रहा है इसीलिए उन्होंने दक्षिण भारत से अपने संभावित अध्यक्ष को तलाश किया है, तो खड़गे जी को। फिर खड़गे जी के साथ एक और विशेषता है, खड़गे जी किसी न किसी विवाद में कभी नहीं रहे। वो वरिष्ठ राजनेता हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ राजनेता तो हैं, लेकिन बीच में वो 1-2 ऐसे उनके साथ बिंदु जोड़े कि ऐसा लगा कि उन्होंने जैसे भगवा आतंकवाद उन्होंने प्लांट कराया। वो आ गई है, सारी पुस्तकें हैं, वो उस समय के अधिकारियों ने सारे बयान दिए हैं। तो कुल मिलाकर के खड़गे जी जो था वो नॉन कंट्रोवर्शियल नाम है, दक्षिण भारत का नाम है। और खड़गे जी निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इन दोनों से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो जो कहेंगे सो वो बात कहने वालों में से हैं। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है जिसके तहत वो अध्यक्ष। रवि जी, मेरा एक सवाल है आपसे। एक कमरे के अंदर अगर कांग्रेस चलानी है तो उसके लिए खड़गे जी बड़े उपयुक्त आदमी हैं। जो सोनिया जी कहेंगी, जो राहुल जी कहेंगे, जो प्रियंका जी कहेंगे, वो खड़गे जी करेंगे। पर कांग्रेस की इस समय जरूरत बंद कमरे में हाजी की नहीं, जनता के स्तर पर जय जयकार कराने वाले नेता की है। उम्र के 8 दशक पूरा कर चुके मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या आपको वाकई लगता है जनता के बीच में कांग्रेस की खोई हुई साख को खड़ा कर देंगे? क्या नरेंद्र मोदी की आंधी जो देश में चल रही है, भाजपा का जो सुगठित संगठन पूरे देश में स्थापित है, इसको भेदने में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस सफल हो जाएगी? क्या वाकई आप मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम मात्र से गांव गांव में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता के अंतर्गत नया उत्साह, नया जोश, नया उत्साह पैदा हो जाएगा? क्या वाकई आपको लग रहा है कि इन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खड़गे एक उपयुक्त विकल्प है और उस विकल्प के समर्थन में आज कांग्रेस के तमाम स्थापित नेता उनका नामांकन भरवाने के लिए मौजूद थे? वहीं शशि थरूर जो अपने आप को नई सोच का नेता बता रहे हैं, एक भी पहचाना हुआ चेहरा साथ खड़ा करने में नाकाम रहे। वो कह रहे हैं कि शायद लोग मुझ पर यकीन करेंगे 9000 लोगों में, पर आज की तारीख में उनके साथ खड़ा होने की हिम्मत एक भी जाना पहचाना चेहरा कांग्रेस मुख्यालय में नहीं था। क्या कहते हैं रमेश जी? निश्चित रूप से आपका आकलन बिल्कुल सही है। देखिए, 2 चीज है, एक तो कांग्रेस की जरूरत और दूसरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस परिवार की जरूरत। तो खड़गे जी कांग्रेस की जरूरत को पूरी करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार की जरूरत को वो पूरा करते हैं, इसलिए उनके नाम का, तो फिर उनका नाम व्यापक हो। तो आप अगर देखेंगे तो जितने लोग प्रस्तावक थे, योजना जो बनाई गई है वो हर प्रांत के व्यक्ति उसमें एक प्रस्तावक रहा। मध्य प्रदेश भी रहा, राजस्थान भी रहा, छत्तीसगढ़ भी रहा, पंजाब भी रहा।
तो कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की एक रणनीति है। आप अगर ये देखें कांग्रेस के जो बदलाव कांग्रेस में कई कई आए हुए हैं, नेहरू जी से पहले की कांग्रेस और नेहरू जी के बाद की कांग्रेस, इसमें थोड़ा सा अंतर आया है। तो कहीं ना कहीं जननेताओं का कांग्रेस में निरंतर अभाव होता चला गया। अब कांग्रेस एक और रणनीति पर काम कर सकती है खड़गे जी के बाद। जिस तरीके से मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, आपने सही शब्द कहा कि नरेंद्र मोदी जी की आंधी है देश भर में, तो वो जो आंधी है वो कहीं ना कहीं एकता वाली आंधी है, सनातन परंपरा में एकजुटता की आंधी है। कांग्रेस जो एक काम कर सकती है, जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, वो जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कुछ ऐसी नीतियां ला सकती है, कुछ ऐसे नारे उछाल सकती है कि ये जो एकत्रीकरण हुआ है या ये जो कहीं ना कहीं यूनाइट हुआ है सनातन समाज, इसमें थोड़ा सा टूटा ना है और इसमें से फिर कांग्रेस अपना लाभ ढूंढने की कोशिश करे। तो कुल मिलाकर रमेश जी बता रहे हैं देश के बिखराव की कीमत में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। यह कांग्रेस के संदर्भ में संभावना बता रहे हैं रमेश जी, या कांग्रेस के संदर्भ में देश को सचेत कर रहे हैं रमेश जी, समझना जरा मुश्किल है। बहरहाल मैं अचल जी के पास चलता हूं और अचल जी आपसे समझना ही चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। दिग्विजय सिंह जैसी संभावना को खारिज करके मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने। गांधी परिवार प्रस्तावक में शामिल नहीं है, इसलिए मैं कैसे कह दूं कि गांधी परिवार ने खड़गे जी को चुना, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक राय होकर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना। ये दिग्विजय सिंह से क्या ऐसा डर आया जिसके चलते एक संगठक, एक ऊर्जावान चेहरे को खारिज कर खड़गे भाई? इसके संदर्भ में आपकी भी तो कोई दृष्टि होगी, कल से आप लगातार देख रहे हैं, जो विचार आपके जहन में पल रहे हैं उनको जरा वाणी मिले और देश प्रदेश की जो तमाम लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो लाभान्वित हो। अचल जी, आपके ज्ञान से, आपके विश्लेषण से। डॉक्टर द्विवेदी जी, शुरू में जैसे वेद व्यास का एक श्लोक जी पढ़ा था जी, आप उसी को ध्यान में रखते हुए चीज देखें कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अगर अध्यक्ष बनाए जाते तो निश्चित तौर पर, मेरा एक शब्द अंग्रेजी का है गियर अप, कांग्रेस गियर अप होती जी। लेकिन ये गियर इस समय राहुल गांधी के हाथ में। राहुल गांधी सड़क पर खड़े होकर अपने संगठन को गियर अप कर रहे हैं, तो उन्हें दिग्विजय सिंह की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक रणनीति के तहत नामांकन पत्र खरीदने गए, उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर और खासतौर पर गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पर अपने को प्रचारित किया, लेकिन अंततः कांग्रेस की जो रणनीति वो सामने आ गई है। कांग्रेस को एक दलित चेहरा संगठन के लिए चाहिए था, सड़क पर काम करने के लिए राहुल गांधी पहले से प्रस्तुत है। और जैसा कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो आंधी है उसको रोकने का काम खड़गे को नहीं करता। 80 साल की उम्र में राहुल गांधी को करना है और राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले भी आपके चैनल पर एक बहस कहा था कि कांग्रेस राहुल की है, राहुल की रहेगी, अध्यक्ष पद पर आप किसी का भी चेहरा रखिए जी। तो अब यहाँ कठपुतली वाला मामला नहीं है, यहाँ सीधा सीधा गणित का मामला है। जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा कि इस समय जो तथाकथित सनातन एकता है, जो मैं आरोप कोई लगा नहीं सकता क्योंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों में देश में जो बिखराव हुआ है, नफरत की आंधी चलती है, उसके खिलाफ अगर सड़क पर कोई खड़ा हुआ है वो एकमात्र नेता राहुल गांधी है। और राहुल की स्वीकार्यता ही इस पार्टी को आगे ले जाने वाली। आप देखेंगे कि चुनाव जब होगा, अभी रंजन शर्मा जी ने आपने बहुत सीधा सवाल किया कि अटल जी ने जब सीट बदली तो आप लोग उंगली और राहुल ने सीट बदली तो आपने उंगली उठाई। ये सब चीजें आप एक तरफ रख दीजिए। इस समय सीधी सी बात है कि कांग्रेस रिवाइव हो रही है, कांग्रेस गियर अप कर रही है और संगठन के तौर पर जो तदर्फवाद की बात करते हैं, शर्मा जी ने कहा अभी कि इनके यहाँ तो बाकायदा वार्ड स्तर चुनाव होते हैं। मैं देखता हूं कि कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी को ये फार्मूला मिला तदर्फवाद का कि आप नाटक कीजिए और बाद में हाथ उठवा लीजिए, लिस्ट मुख्यालय से बना के भेज दीजिए, नागपुर से भेज दीजिए, कहीं से भी भेज दीजिए। अब नड्डा जी को मालूम था कि उनका 1 साल का कार्यकाल पड़ने वाला, क्या जरूरत थी? लेकिन संगठन की जरूरत है, बीजेपी की इस समय शायद जरूरत है, वो चुनाव के पछड़े में नहीं पड़ना चाहती।
फिर कोई अंतर विरोध 8 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री को लेकर पार्टी के भीतर बीजेपी में चल रहा है वो सामने है। इससे बचने के लिए हर राजनीतिक दल अपना काम करता है और मुझे बहुत कोई हैरानी नहीं हुई खड़गे जी का नाम जब आपने आया, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ये पार्टी राहुल की है। गांधी परिवार में इस समय नेतृत्व का संकट जो है ना बिल्कुल है ही नहीं। सीधा सीधा वो मैदान में लड़ेंगे या जब ऑफिस तो दोनों जिम्मेदारियां अलग अलग, और उस लिहाज से खड़गे जी के अनुभव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो सब स्वीकार है, चाहे दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो। तो डॉक्टर कुल मिला के बात ये है। तो अचल जी तो पूरी संभावना देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के चयन के रूप में राहुल गांधी की नई आभा पूरे देश में फहराने के संदर्भ में, बिखर जाने के संदर्भ में अचल जी को लग रहा है कि राहुल गांधी जनता की लड़ाई, जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। तो कुल मिला के संगठन के स्तर पर काम करने के लिए खड़गे जी का होना कतई कोई परेशानी पैदा करने वाला नहीं है। मुझे जाना सिंह साहब के पास है, लेकिन उससे पहले रघुनंदन शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि रघुनंदन जी कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया को कतई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है और साथ में अपनी पार्टी को लेकर बेहद मुग्ध भी हैं, बेहद संतुष्ट भी हैं, पर उस मुद्दे को छेड़ा है अचल जी ने, तो फिर बात होनी चाहिए ना। मुझे उम्मीद है कि रघुनंदन जी बगैर नाराज हुए उन सवालों को उत्तर दे देंगे। कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष चुना जा रहा है। इसी बीच में खबर आई नड्डा जी का 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया। कैसे बढ़ गया ये खबर कहीं नहीं आई। रघुनंदन जी, आप तो इतने अनुभवी आदमी हैं, आज हमारे दर्शकों को लाभान्वित कीजिए ना कि किस तरीके से माननीय जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ गया। लोगों को पता चले कि कैसी निर्वाचन की प्रक्रिया भाजपा में होती है, कैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये सब हो गया। हिमांशु जी, अभी अचल जी ने जो बात कही जी, उससे साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए कांग्रेस का जी, सारे अधिकार राहुल जी के पास ही रहने वाले हैं। ये खुलकर के इन्होंने कहा है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ये सही बात है जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो अनुत्तरित रह जाएगी। आपने शायद ये प्रश्न किया था पिछले टाइम जी कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ राष्ट्रीय नेताओं के पुत्र वगैरह चुनाव लड़ते हैं जी और विधायक या सांसद बन जाते हैं जी। मेरा ये कहना है कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में या किसी एक विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई कार्यकर्ता का, किसी नेता का परिवार का कोई व्यक्ति काम करता है, संगठन खड़ा करता है, जनता में जाता है, वो यदि चुनाव लड़ता है, जनता चुनाव जिता देती है, तो उसको परिवारवाद की उस श्रेणी में लाना जिसमें कांग्रेस का एक पूरे संगठन पर एक परिवार का, एक व्यक्ति का कब्जा हो, तो पूरे संगठन पर एक परिवार का कब्जा होना, ये परिवारवाद ठीक उसी प्रकार से है जैसा सामंतवाद हमारे देश में, राजशाही या सामंतवाद पहले चला करता था, आज भी कई देशों में चलता है। तो यह सामंतवाद और राजशाही का ही परिवारवाद एक स्वरूप है जो कांग्रेस ने जैसा का तैसा अपना लिया है। इस पर आपत्ति है जी। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि रमेश जी ने एक बात कही थी कि शायद कांग्रेस का दक्षिण भारत में बड़ा वर्चस्व है और वहीं से शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अब मुझे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, बहुत ही साफ सुथरी सोच की व्यक्ति है, लेकिन मुझे ये बताइए आप कि केरल में कांग्रेस नहीं है, वहां दूसरी पार्टी की सत्ता है, वो तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। कहां है दक्षिण भारत में कांग्रेस? कहां से शक्ति मिलेगी उसे? और जिस प्रकार का बचकाना व्यवहार राहुल गांधी कर देते हैं उससे कांग्रेस की साख गिरती ही है। जिस लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे सरेआम, उसको
भारत जोड़ो यात्रा में गले लगा करके और राहुल गांधी चल रहे थे। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अब ये तो सारा देश और सारे देशवासी जानते हैं कि जिस परिवार ने भारत को तोड़ने का पाप किया है, भारत माता के 3 टुकड़े करवाए हैं, वो भारत जोड़ने के लिए चले हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत में कहां टूट है? ये टूट पैदा करने का काम तो यही लोग कर रहे हैं जहां जातिवाद, भाषावाद, ये सारा इन्होंने गोरखधंधा वोटों के लालच में खड़ा किया है। तुष्टीकरण के मामले में तो उनने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ये भारत कैसे जोड़ेंगे? और इसलिए मैं कहता हूं कि न उत्तर भारत में इनकी स्थिति बची है, न दक्षिण भारत में इनकी स्थिति बची है। केवल मल्लिकार्जुन खड़गे को एक अपना ऐसा मनमोहन सिंह की तरह से व्यक्ति आपको तो मालूम है ना कि मनमोहन सरकार के उस बिल को संसद में फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया था। तो ये तो संसद की मर्यादा को भी तोड़ा और कांग्रेस की मर्यादा को तो मिट्टी में मिला दिया था। वो व्यक्ति कांग्रेस का पर्दे के पीछे रह करके संचालन करने वाला है। मैं बधाई देता हूं कि जिस तेजी से इनका ग्राफ गिर रहा है, ये सब लोग मिलकर के इसी ग्राफ को और तेजी से गिराने में संलग्न रहे, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूं। एक वो बताइए रघुनंदन जी, राहुल गांधी बचकानी हरकत करते हैं, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, राहुल गांधी सीट छोड़कर दक्षिण भारत के लिए भाग गए। ऐसे व्यक्ति के करने पर इतनी ज्यादा निगाह भाजपा क्यों रखती है? यहां तक कि रघुनंदन जी जैसा सुशिक्षित व्यक्ति भी ये देखने में बड़ी दिलचस्पी कि वो गले किससे मिल रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं, मिल किससे रहे हैं। ये राहुल गांधी को इतनी गंभीरता से आप क्यों लेते हैं? जिस व्यक्ति को आप पूरे देश में बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो कतई गंभीर व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति की यात्रा जब से शुरू हुई है तब से वो पहनता क्या है, खाता क्या है, लेटता क्या है, उठता क्या है, इस तक की चिंता आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा समझना मुश्किल है। वाकई राहुल गांधी अगंभीर व्यक्ति हैं या भारतीय जनता पार्टी को देश में राहुल गांधी से ज्यादा गंभीर और कोई लगता ही नहीं है? हिमांशु जी, एक लाइन में मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं, आप सुनेंगे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नहीं, जिसको सारे कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता और नेता सिर पर उठाए उठाए घूम रहे हैं और उसको एक छत्र नेता, एकमात्र नेता मानता है, क्या हम उसके व्यवहार पर, उसके वाणी पर निगाह नहीं रखेंगे? राजनीतिक दल है हम, जो कांग्रेस का एकमात्र नेता है, उसके व्यवहार, वाणी और उसके कार्यों के बारे में जानकारी रखना प्रत्येक चेतन राजनैतिक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जिसमें चेतना है, जो जागृत है, वो व्यक्ति किसी बड़े राजनीतिक दल के व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, जानना चाहिए। और ये इसलिए है कि कांग्रेस के लोगों ने ही उसको एकमात्र बना करके रखा है। और वो जाएंगे, हट जाएंगे, पर्दे के पीछे चले जाएंगे तो बहन आ जाएगी, बहन रहेगा तो भाई आएगा, मां आएगी, कोई न कोई राजशाही और सामंतवाद का यह तंत्र कांग्रेस के कब्जे में है। कांग्रेस उस तंत्र के कब्जे में चली गई है। ये तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और यह प्रजातंत्र में ये चल नहीं सकता, प्रजातंत्र में ये चल नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर रघुनंदन जी को ये बात तो माननी पड़ी कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक छत्र नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बनने रहने से अपदस्थ नहीं हो सके। इस विफलता को रघुनंदन शर्मा जी यहां पे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी चर्चा को अध्यक्ष के संदर्भ में विस्तार देते हैं और टीएस सिंहदेव साहब से समझना ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन जैसे खड़गे नेता को 80 साल की उम्र में चुनाव के माध्यम से अपनी मान्यता साबित करनी पड़ रही है। वाकई इसकी जरूरत थी, या गांधी परिवार ने अपनी साख बचाने के लिए भाजपा के द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों से पीछे छुड़ाने के लिए इस निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया है कि ताकि हम अतीत के लिए ना सही भविष्य के लिए बता सके, देखिए हमारे यहां लोकतंत्र है। क्या कहते हैं सिद्धेव जी, क्या गांधी परिवार की साख बचाने के लिए, बनाने के लिए इस निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया है? कुल मिला के गांधी परिवार की पसंद पर औपचारिक रूप से मोहर लगनी है, क्योंकि आज जिस तरीके से पदाधिकारी मौजूद थे वर्तमान खड़गे जी के नामांकन के लिए, साफ दिख रहा था चुनाव महज औपचारिकता है। क्या कहते हैं सिद्धेव साहब?
जी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ जी। क्या मैं किसी हुकूमत के नीचे काम कर रहा हूँ? जी। क्या नेहरू गांधी परिवार मेरे ऊपर हुकूमत करके मेरे को कांग्रेस में जोड़ के रखे हैं, या मेरा भी और मेरे परिवार का 90 साल का जुड़ाव है इस पार्टी के साथ, और पार्टी के जो हमारे नेता रहे हैं, चाहे केंद्र में रहे हों चाहे राज्य में रहे हों, उनसे हमारा संबंध रहा है, आत्मीय संबंध रहा है, और एक लक्ष्य को लेकर हम लोग काम करते रहे हैं। आज भी हमारा अगर संबंध है तो पुराना संबंध, आज का संबंध, कल होने वाला संबंध, 1 to 1 हमारा संबंध, इन संबंधों के आधार पे हम जुड़े हुए हैं। एक विचारधारा है, एक सोच है, उसके आधार पे जुड़े हुए हैं। ये हास्यास्पद है कि राष्ट्रीय चैनलों में भी आके लोग अभी भी एक प्रचार में जुड़े हुए हैं कि कांग्रेस के सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्ति है उसको किनारे कर लो किसी कारण से, कभी अपशब्दों का प्रयोग करके, चुनाव के समय इतनी भद्दी चित्रण करके सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी का और राहुल जी का 2014 के चुनाव के पहले। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को राष्ट्रीय मंच पे काम करते हुए, बोलते हुए, इस प्रकार के घिनौने प्रचार करते हुए, और एक परिवार को एक टारगेट बना के या हम आगे बने रहेंगे अगर दूसरे का जो सबसे मजबूत आधार है उसको हम पीछे छोड़ दें। हास्यास्पद है। ये छोड़ दें उन बातों को, अप्रजातांत्रिक बातों को। मैं एक राज परिवार का सदस्य हूं जिसकी पृष्ठभूमि सामंती रही है। क्या आज मैं उस सामंती प्रवृत्ति का हिस्सा हूं? मैं चुनाव लड़ता हूं, हर चुनाव में लोगों के बीच में जाता हूं, हाथ जोड़ के मदद मांगता हूं। लोग अगर विश्वास करते हैं तब मेरे को मौका लगता है। कहां पर ये फासिस्टवादी लोग ये बातें कर रहे हैं परिवारवाद की? तो सिंघदेव साहब बहुत व्यथित होकर अपनी मंशा को व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। अगर किसी परिवार के प्रति, अगर किसी व्यक्ति के प्रति, अगर किसी विचार के प्रति लोग लगातार अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और उसके तहत वह सार्वजनिक जीवन में मौजूद है, तो इसको लेकर इतनी बौखलाहट क्यों? मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं जो सिंघदेव साहब ने कही, और रमेश शर्मा जी के पास आता हूं। सामंतशाही करार दे रहे हैं रघुनंदन शर्मा जी गांधी परिवार के संदर्भ में। उनका बेटा, उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बेटी, ये सब क्या है? लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता। पर इस बात को याद रखना क्यों नहीं चाहते हैं कि इस देश के निर्माण में इस परिवार की भूमिका है। इस परिवार के दो लोगों ने इस देश के लिए ही जान गंवाई है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत के संदर्भ में इस परिवार के प्रति सद्भावना या सहानुभूति के स्थान पर इस प्रकार के विचार क्या इसलिए व्यक्त किए जाते हैं क्योंकि अगर इस परिवार के प्रति सद्भाव व्यक्त करेंगे तो कहीं वोटों के संदर्भ में खतरा ना हो जाए, कहीं आने वाली पीढ़ी अपने आप को इनके प्रति अगर सम्मान का भाव रखेगी तो हमारे भविष्य की संभावनाएं धूमिल न हो जाए। क्या इस देश के लिए दी गई कुर्बानियों को इसीलिए खारिज कर दिया जाता है, नेहरू के योगदान को, इंदिरा गांधी के योगदान को, कि अगर इनके योगदान की मान्यता दे दी हमारे आज के निजाम ने तो उसके भविष्य की संभावनाओं पर धूल पड़ जाएगी? क्या कहते हैं रमेश जी? देखिए, कुल मिलाकर के मैं परिवार और व्यक्ति दोनों को अलग अलग मान के रखता हूँ जी। अगर एक परिवार में कोई व्यक्ति खराब निकल गया तो उसकी वजह से और एक परिवार में कोई व्यक्ति महान निकल गया तो उसके कारण वो परिवार, सारा का सारा परिवार महान नहीं होता। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक ही परिवार में जन्म है कुबेर और उसी परिवार में जन्म है रावण। हम कुबेर की पूजन करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। एक ही परिवार में जन्मे है राणा प्रताप और एक ही परिवार में जन्मे हैं शक्ति सिंह। हम राणा प्रताप को नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन शक्ति सिंह को लेकर के हमारी धारणा अलग है। ठीक उसी प्रकार इस परिवार में जो इंदिरा जी का काम है इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से उन्होंने युद्ध जीता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, वो जो उनका काम था निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और 71 के युद्ध में माननीय अटल जी और संघ प्रमुख जी ने भी उनकी सराहना की थी। ये ठीक है कि आपातकाल को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, बाकी उनका काम बहुत अलग है। ठीक उसी प्रकार राजीव गांधी जी को लेकर के भी, राजीव गांधी बहुत सरल और सज्जन व्यक्ति रहे हैं। मेरी उनसे परिचय एक से अधिक बार, जब वो राजनीति में भी नहीं आए थे तब हुआ है परिचय। मैंने उनके साथ यात्राएं की हैं। बहुत सरल व्यक्ति थे, इतने सहज थे, इतनी हिम्मत राजीव गांधी में ही थी। वो कह दें कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसा बीच में खत्म हो जाता है, तो निश्चित रूप से। लेकिन नेहरू जी के मामले में मेरी राय थोड़ी अलग है। राहुल जी को लेकर के, सोनिया जी को लेकर के मेरी राय अलग है, लेकिन उसकी आज यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति कोई एक है तो उसके कारण परिवार श्रेष्ठ नहीं होता। और इसी तरीके से किसी परिवार में एक व्यक्ति खराब भी पैदा हो सकता है। लेकिन इस समय जो सारी की सारी रणनीति है, सारी रणनीति खड़गे जी का नाम कांग्रेस की जरूरत के बजाय परिवार की जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मुझे उसमें लग रहा है।
और इसी के तहत उन्होंने खड़गे जी का चयन किया है। तो विशेषकर अगर आप देखेंगे खड़गे जी के बयानों को निरंतर आप देखते चले जाएंगे, वो सारे के सारे बयान सनातन परंपराओं और सनातन एकता को तोड़ने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं कि इस समय नफरत का माहौल, मैं पूछना चाहता हूं, नफरत का माहौल क्या 1946 में नहीं था जब डायरेक्ट एक्शन का काल हुआ, लाशें बिछा दी थी? जिस वायनाड से राहुल गांधी सांसद है, वहां 1921 और 1920 के बाद जो मालाबार में सामूहिक हिंसा की थी, हथियारबंद लोग निकले थे, दूसरे आदमी को वहां से चुनने नहीं दिया था। चौरा चौरी कांड देख ले, कितने सारे नफरत का माहौल तो था, जो इस समय कहीं ना कहीं नफरत का माहौल खत्म हो रहा है। लोग एक साथ आ रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से कश्मीर एक प्रकार से टूटा हुआ था, कश्मीर जुड़ा है। जिस तरीके से 3 तलाक को हटा करके भाईचारा स्थापित किया गया है, तो अभी संघ प्रमुख गए हैं, इमाम साहब से मिलकर के आए हैं। ये सारी चीजें इस समय जो एकता का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं खड़गे जी का नाम इस एकता के माहौल को तोड़ने में उपयुक्त रहेगा। इस रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह जी को पीछे करके एकदम खड़गे जी का नाम आगे लाए। मेरा उसमें रमेश जी का एक अलग ही नजरिया है। वो खड़गे जी को एकता के माहौल को विध्वंस करने वाले बम के तौर पर देख रहे हैं। मुझे आना है अचल जी के पास में, लेकिन मैं माननीय सिंधिया साहब के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष भले ही अभी बने हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं, शशि थरूर को कांग्रेस कितना पसंद करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, पर आपके राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है खड़गे जी, वो देश को विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त हैं, इस प्रकार के भाव रमेश शर्मा जी व्यक्त कर रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं सिंधिया साहब? मैं क्या बोलूं हिमांशु जी, ऐसे विचारों को जिम्मेदार कहे जाने वाले लोगों की तरफ से आती हैं, तो मैं क्या जवाब दूं? ये तो बच्चों के बीच में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं क्या जवाब दूं? मैं नहीं समझता कि ऐसी बातों का कोई जवाब भी देना चाहिए। सिंधिया साहब बहुत आहत हो गए इस टिप्पणी को लेकर, उन्हें लगता है कि ये जवाब देने लायक बिंदु ही नहीं है। पर अचल जी के साथ में इतना भावुक होने का विषय नहीं है, अचल जी इसका जवाब दे देंगे। एक पत्रकार की बात का जवाब दे भी सकता है, और मैंने 2 विपरीत विचारों के पत्रकारों को जोड़ा भी इस कार्यक्रम में इसीलिए था। तो अचल जी, थोड़ा रमेश शर्मा जी की भावनाओं के संदर्भ में आपकी भावनाएं भी सार्वजनिक हो। देखिए द्विवेदी जी, मेरी भावनाएं तो बहुत सार्वजनिक हैं, शुरू से सार्वजनिक है। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं वैसा सनातनी नहीं हूँ जैसा कि भाई साहब हमारे रमेश जी हैं। रमेश जी ने सीधे खड़गे जी को एक खलनायक के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता क्या कर रहा है इस समय देश में, ये अगर परीक्षण कर दिया जाए तो सिंहदेव साहब की बात का जवाब आपको मिल जाएगा कि इसका क्या जवाब है। बहुत बचकानी बात है। खड़गे जैसा 80 साल का आदमी राज्यसभा में, लोकसभा में सत्तारूढ़ दल की नीतियों के खिलाफ, जनता के मुद्दों को लेकर के निरंतर लड़ रहा है। छोटी पार्टी हो गई है अब, वो वाली पार्टी नेहरू वाली नहीं है, लगातार उसका जनाधार कम हुआ है, सदस्यों की संख्या कम हुई है, लेकिन उनकी लड़ाई, उनके मुद्दे, उनकी विचारधारा में कोई तब्दीली नहीं आई है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी, जो विचारधारा है उसके जन्म काल के समय थी, उसके पूर्व जो जन्मसंघ था उसके समय थी, उसमें तब्दीली नहीं आई। इसी तरह से मेरे को लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा में भी कोई तब्दीली नहीं आई, और खड़गे के आने से इस देश में न नफरत का माहौल बनने वाला है, इस देश में न कोई टूटन होने वाली है। सड़क पे जो लड़ेगा वो आगे आने वाले दिनों में इस देश का नेतृत्व करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी तो हम लोगों से बात नहीं करते, उस सड़क पे तो बहुत कहाँ जाएंगे। उस पर उंगली उठाने का मतलब ही एक बचकानी बात करना है। खड़गे साहब अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर कम संख्या के बावजूद लोकसभा में, राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल के साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं, और उनका नेता जो बिल्कुल युवा है वो सड़क पर जनता के मुद्दों को उठा रहा है। तो ऐसे में ये कह रहा है कि खड़गे के आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रमेश जी की बात वाकई में लचकारी थी, और सिंहदेव साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरे बड़े भाई है, मैंने जवाब दे सकता था इसलिए दे पाया। और मैं एक बात जानना चाहूंगा कि शशि थरूर को आप जैसा सुधी पत्रकार इतना हल्के में क्यों ले रहा है? आपकी पूरी व्यक्ति ऐसी है कि खड़गे जी को अध्यक्ष हो जाना है। शशि थरूर एक गंभीर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं,
उनकी एक पृष्ठभूमि है, वो बदलाव के संदर्भ में आह्वान कर रहे हैं, अब वाकई उनकी उम्मीदवारी को कतई गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। त्रिपाठी जी की मौजूदगी और शशि थरूर की मौजूदगी लगभग समान है। नहीं, देखिए थरूर साहब बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ। कांग्रेस के सांसद नहीं बने से तब से मैं उन्हें पढ़ता आया हूँ, जब वो विदेश में थे तब से उनके लेखों से प्रभावित रहा हूँ। लेकिन शशि थरूर बुद्धिजीवी हैं। शशि थरूर जमीन के नेता नहीं है। शशि थरूर संघर्ष से कांग्रेस में नहीं उभारे गए हैं। उन्हें तो सीधे आए, उन्हें टिकट दिया, उनका जातीय आधार था, बौद्धिक आधार था, जीत गए। लेकिन माफी चाहूंगा राघव जी, थोड़ा शशि थरूर के प्रति आप निर्मम नहीं हो रहे? शशि थरूर आए, कांग्रेस का हिस्सा बने और राज्यसभा से संसद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह चुनाव लड़े और मोदी लहर में भी 3-3 बार जनता के स्तर पर समर्थन पाने में कामयाब रहे। वामपंथियों के गढ़ में भी अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से दर्ज करा रहे हैं। क्या हम राकेश अचल जैसे बुद्धिजीवी के संदर्भ में यह महसूस नहीं कर रहे कि शशि थरूर जैसे बुद्धिजीवी के साथ ज्यादती कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बिरादरी के हैं तो आप उन्हें जननेता मानने से इंकार कर दे रहे हैं। देखिए, मैं राजनीति में बिरादरी बात का शुरू से विरोधी रहा हूँ और शशि थरूर आज की जरूरत नहीं है। अगर खड़गे की जगह किसी और को नेता गांधी परिवार को बनाना था तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह उसके लिए और बेहतर होते। उनमें ऊर्जा थी, उनका एक संघर्ष का इतिहास है, वो भी सड़क पर चलते हैं, वो भी पुलिस का कॉलर पकड़ने की मान्यता रखते हैं। तो ऐसा जुझारू नेता खड़गे के मुकाबले, लेकिन खड़गे जी और शशि थरूर के दोनों के बीच के अंदर चुनाव संगठन की दृष्टि से आप करेंगे तो खड़गे का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके सामने थरूर जी का रिकॉर्ड मुझे लगता है कि छोटा ही पड़ता है। तो कुल मिला के खड़गे जी के समर्थन में है राकेश अचल जी, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं रघुनंदन शर्मा जी। एक बार उनकी बात सुनते हैं और उसके साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये रघुनंदन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अलावा अचल जी, सिंहदेव जी और रमेश जी और आदरणीय हिमांशु जी, चारों ने ये बात मान ली है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी हो जाए, उसको संचालित करने वाला, दल को चलाने वाला तो राहुल गांधी ही होगा, जो उस परिवार का व्यक्ति है। प्रकारांतर से, शब्दांतर से ये बात आप सबने कही है, तो इससे ये साबित होता है कि इतने दिनों से ये ढूंढा जा रहा था कि गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन हो, और वो मिल गया जी। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, इसलिए त्रिपाठी हो, थरूर हो, या इससे अलग हट करके ऑफिशियल कैंडिडेट से अलग हट करके चाहे गहलोत जी होते या दिग्विजय जी होते, तो भी इशारा यदि खड़गे के प्रति होता तो इन सबकी स्थिति थरूर जैसी ही होती। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन रघुनंदन शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे खड़गे जी हो, दिग्विजय हो या कोई अन्य हो, फैसले तो गांधी परिवार को लेने या राहुल गांधी को लेने, और हम सब लगभग एक राय होकर इस बात को कह रहे हैं, आपने स्वयं माना। आपसे जानना चाहता हूं कि भाजपा की भी कमोबेश ऐसी स्थिति नहीं है। अध्यक्ष कोई भी हो, नड्डा जी हैं या कोई भी हो, फैसला तो मोदी जी को लेना होता है और जो मोदी जी फैसला लेते हैं उसके अनुसार पूरी पार्टी को करना होता है। तो कांग्रेस और भाजपा को आप समान दृष्टि से देखने के लिए तैयार है, या आपका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी की वो स्थिति नहीं है पार्टी के संदर्भ में जो गांधी परिवार की स्थिति है? ऐसा कुछ आप कहना चाहिए? नहीं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। सरकार के संबंध में, सरकार के मुखिया होने के नाते मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा, लेकिन संगठन से संबंधित जो निर्णय नड्डा जी लेंगे, उस नड्डा जी के निर्णय में मोदी जी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपितु मोदी जी भी नड्डा जी के निर्णय को स्वीकार करेंगे। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ से अभी तक चल रही है और ये चलती रहेगी। तो रघुनंदन जी, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया था। मैंने जानना चाहा था कि नड्डा जी अध्यक्ष बने रहेंगे, ये फैसला किन लोगों के द्वारा और कब लिया गया, इसके संदर्भ में कोई जानकारी आप जैसा अनुभवी नेता हमसे साझा करेगा। कार्यक्रम अंतिम बिंदु पर है, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आपके माध्यम से हो जाए। अंशु जी, मुझे लगता है कि कुछ प्रांतों के चुनाव आ रहे हैं, इन प्रांतों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इनका जो अनुभव 2-3 वर्षों का है, इस अनुभव का उपयोग संगठन में ठीक से हो और ये निर्वाचन होने के बाद
संगठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो, क्योंकि संगठन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो नीचे से प्रारंभ करना पड़ती है। ब्लॉक यानी मतदान केंद्र की और पंचायत समितियां तक निर्वाचित होती है, फिर मंडल की होती है, फिर जिले की होती है, फिर प्रदेश की होती है और उसके बाद केंद्र की होती है। इसलिए यदि इस संगठनात्मक चुनाव में यदि उलझ जाएंगे तो जो प्रदेशों के निर्वाचन आने वाले हैं उसमें व्यवधान होगा, इसलिए इसको आगे बढ़ाया है। इसके पीछे और कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। रघुनंदन जी ने ना तो हमें ये बताया कि किन्होंने आगे बढ़ाया, दूसरा उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में चुनाव है, इसके कारण से ऐसा हुआ। क्या इस देश में कोई वर्ष ऐसा होता है जब किन्हीं राज्यों में चुनाव नहीं होता है? रघुनंदन जी की दलील के संदर्भ में दर्शक विचार करें। मैं इससे ज्यादा उन जैसे अनुभवी राजनेता को इस संदर्भ में कोई और सवाल नहीं करना चाहता। कार्यक्रम को अंतिम बिंदु पे ले जाना है। सिंहदेव साहब हमारे साथ हैं और सिंहदेव साहब से बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम का समापन भी इसी बिंदु पर करेंगे कि सिंहदेव साहब, इस अध्यक्ष पद के चुनाव से क्या उम्मीद आने वाले भविष्य को लेकर एक कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहा है? आपकी आखिरी टिप्पणी। अच्छा ही होगा। जिस तरह से सब कोई अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभाल के कांग्रेस को और मजबूती देंगे आने वाले समय में, बेहतर होगा। आज की स्थिति से कांग्रेस बेहतर स्थिति में पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर सिंहदेव साहब का कहना है कि चुनाव कुल मिलाकर जब अपने अंजाम पे पहुंचेगा तो उसका नतीजा कांग्रेस के लिए बेहतर ही होगा। कांग्रेस आज जिस स्थिति में उससे बेहतर स्वरूप में आने वाले समय में दिखाई देगी। अब वह नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, शशि थरूर करेंगे या त्रिपाठी जी करेंगे, ये वक्त के गर्भ हैं। पर इतना तय है कि कांग्रेस इस चुनाव के माध्यम से अपने भविष्य की संभावनाओं को सुनहरा देख रही है और शायद उसका यह सुनहरापन देखना ही मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसलिए वह इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज कर दे रही है। अब ये तो आने वाले समय बताएगा कि भाजपा की संभावनाएं बेहतर है कांग्रेस की, पर आज की तारीख में तो इतना ही है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना अध्यक्ष चुनने के संदर्भ में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। देखें इसका नतीजा क्या होता है। चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। आतिश ने जो ये शेर लिखा था कांग्रेस के इस चुनाव के संदर्भ में बड़ा ही मुफीद है। कभी अशोक गहलोत से बात शुरू हुई, दिग्विजय सिंह पर आकर ठुकी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नए स्वरूप में सामने आ गए। तो कुल मिलाकर इस चुनाव ने कई रंग दिखाए हैं। क्या नामांकन वापसी तक गांधी परिवार का मन कुछ और तो नहीं कह देगा? जानने में दिलचस्पी रहेगी। कहीं खड़गे के मुकाबले शशि थरूर गांधी परिवार की पसंद तो नहीं हो पाएंगे, ये जानने में भी दिलचस्पी रहेगी। पर इतना तय है कि इस निर्वाचन के माध्यम से कांग्रेस एक नई ऊर्जा का अनुभव करने लगी है। यह ऊर्जा चुनाव खत्म होने के बाद तक बनी रहेगी, देखेंगे। पर बहरहाल अब मुझे दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथ प्रणाम।